हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है टेकिंग लाइव्स। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स एंजेलिना जोली एंड ईथन हॉक एंड डायरेक्टेड बाय डीजे कर्जो। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और 84% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी शुरू होती है और हम एक यंग लड़के को देखते हैं, प्रोबेबली टीनेजर, जिसका नाम है मार्टिन। वो एक बास स्टॉप पर खड़ा है मगर उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। वो बहुत देर से एक लड़के को फॉलो कर रहा था। जब वो देखता है वो लड़का सेंट लॉरिए के लिए टिकट खरीदता है तो वो भी वही टिकट खरीदता है और बस पे जाकर बैठ जाता है। कोइंसिडेंटली वो लड़का भी उसके पास आकर ही बैठता है। वो दोनों बातें करते हैं और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम है मैट। कुछ देर बाद अचानक ये बस रुक जाती है। उन दोनों में से कोई भी यहाँ पर बैठे बैठे 3 घंटा वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो वो दोनों मिलकर एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैट अपने बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करता है, जैसे उसका एक दांत नकली है, उसका स्टेप फादर उसे मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते थे मगर वो भागकर सियाटल जा रहा है म्यूजिक करियर परस्यू करने, और वो मार्टिन को एक गाना भी सुनाता है। मार्टिन उसके बातों में इतना ध्यान दे रहा था कि वो एक छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है। टायर चेंज करना होगा, मैट काम पर लग जाता है और तभी मार्टिन देखता है दूर से एक गाड़ी आ रही है। उसका दोस्त बीच रास्ते में काम कर रहा था लेकिन वो उसे अलर्ट नहीं करता, बल्कि उस गाड़ी के सामने आते ही वो उसे उस गाड़ी के सामने धकेल देता है। उस ड्राइवर की तो स्पॉट डेथ हो चुकी थी मगर मैट तब भी जिंदा था। उसे तड़पते देख मार्टिन उसे एक भारी पत्थर से वार करता है और उसके सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स लेकर वहां से निकल जाता है। हम उसके फेस पर एक क्रीपी इनोसेंस देख पाते हैं और अभी वो वही गाना गा रहा है जो उसने कुछ समय पहले मैट को गाते हुए सुना था, और वो भी उसी की आवाज में। नेक्स्ट सीन 20 साल बाद की है। हमें पता चलता है मॉन्ट्रियल में कंस्ट्रक्शन साइट डिगिंग करते वक्त एक लाश मिली है। फ्रेंच कैनेडियन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है मगर उन्हें जो भी क्लूज मिल रहा है उससे वो लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। तो फाइनली वो लोग अमेरिकन FBI एजेंट इलियाना स्कॉट को इनवाइट करते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। इलियाना एक एक्सेंट्रिक लेडी है जो हर एक केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। वो विक्टिम के साथ अपने आप को रिलेट करती है, आइडेंटिफाई करती है। वो उन चीज़ों को फील करना चाहती है, देखना चाहती है जो शायद इंसिडेंट के वक्त उस व्यक्ति ने देखा या फील किया होगा, और यही उसकी प्लस पॉइंट है। इस केस में भी वो वही करती है। डिटेल्स तो उसके पास पहले ही पहुंच चुका था, तो एयरपोर्ट से वो डायरेक्टली क्राइम स्पॉट को विजिट करने जाती है, बारीकी से चेक करती है और इस प्रोसेस से उसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलता है। मॉन्ट्रियल पुलिस गेस कर रही थी शायद इस आदमी को कहीं और मारने के बाद यहाँ पर दफनाया गया है, मगर इलियाना कहती है नहीं, इस आदमी को यहाँ पर ही मारा गया है और इस ग्रेव को भी पहले से ही बनाया गया था। जल्दबाजी का काम ये नहीं है, इट्स नीट एंड प्रिसाइज। मतलब किलर ने इस आदमी को पिछले कई दिनों से फॉलो किया था, उसका डेली रूटीन, वो किस समय किस रास्ते से साइकिलिंग करने जाता है, सब कुछ। डायरेक्टर तो पहले से ही लियाना का फैन था, अभी उसके बातों से इंस्पेक्टर एमिल भी इम्प्रेस्ड हो चुका था, मगर जोसेफ अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एनीवेज, हम इलियाना को देखते हैं, उसने इस केस को एक चैलेंज की तरह लिया है। सोते जागते हर वक्त वो इसी केस के बारे में सोचती रहती है। इनफैक्ट खाते समय भी वो उन ग्रूसम फोटोज को अपने आंखों के सामने रखना पसंद करती है। प्रोग्रेस तो हो रहा था मगर इस केस को क्रैक करने से पहले ही उन्हें और एक लाश मिलती है एक पार्किंग लॉट से। इस व्यक्ति का नाम है मॉरिन। पुलिस बिल्कुल श्योर है खूनी वही व्यक्ति है क्योंकि खून करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले स्ट्रैंगुलेशन, उसके बाद पत्थर से मार मार के फेस को स्मैश कर देना और उसके बाद हाथ काट लेना। मगर इस बार वो हाथ तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे किसी ने देख लिया। मतलब इस बार पुलिस के पास एक विटनेस है। इस आदमी का नाम है जेम्स कॉस्टा और वो एक आर्ट डीलर है। जोसेफ उसे इंटेरोगेट कर रहा था। वो आदमी जितना हो सके डिटेल्स देने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो उस खूनी का एक स्केच बनाने के लिए भी तैयार था, मगर फिर भी जोसेफ कन्विंस्ड नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था शायद यही वो खूनी है। तो इस बार इलियाना खुद जाती है इंटेरोगेट करने। वो वही सब कुछ पूछती है मगर वो ज्यादा ध्यान देती है जेम्स के बर्ताव पर। इंटेरोगेशन खत्म होने के बाद शी गॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस मैन कैन नॉट बी अ मर्डरर। ये खूनी हो ही नहीं सकता। फर्स्टली ये एक राइट हैंडर है जहां सबूत के मुताबिक खून एक लेफ्टी होना चाहिए, और इस आदमी का साइकोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। ये तो खून के बारे में सोचकर ही पैनिक कर रहा था।
इलियाना बिल्कुल श्योर है इस आदमी का इस खून के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आदमी जो स्केच बनाता है उस पर भरोसा किया जा सकता है। डायरेक्टर भी उसके बातों से एग्री कर रहा था, मगर फिर भी जेम्स पर भी कुछ दिनों तक नजर रखना जरूरी है। मॉन्ट्रियल पुलिस और इलियाना दोनों ही हर तरह से कोशिश कर रहे थे खूनी को ढूंढने की। मीडिया में ये बात ऑलरेडी फैल चुकी है कि कोई सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन साइट से जो बॉडी मिली थी उस पर स्कार रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। फाइनली जो चेहरा मिला वो काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक लेडी ने इस चेहरे को पहचान लिया। उनका कहना था ये आदमी उसका भाई है, एक फ्रीलांसर हेनरी, जो पिछले कई दिनों से गायब था। लेकिन हैरानी की बात यह है उसका क्रेडिट कार्ड्स उसके मरने के बाद भी यूज हुआ है। मतलब जरूर ये कार्ड्स उसके खूनी के पास ही है, मगर ये खूनी है कहाँ। फाइनली उन्हें इस खूनी के बारे में एक ब्रेक थ्रू मिलता है। नाम तो नहीं पता, मगर जेम्स ने जो स्केच बनाया था उसे देखकर एक आदमी पहचान पाया है। यह आदमी यहाँ पर ही एक रेसिडेंशियल होटल में रहता है। उसे 3 महीने पहले ही रेंट दे दिया था इन एडवांस, तो उसके बाद से उसे और किसी ने नहीं देखा। होटल ओनर काफी परेशान है क्योंकि इस बंदे ने रेंट्स तो पे कर दिया था, मगर फोन बिल्स अभी तक ड्यू है। इस रूम को माइन्यूटली सर्च किया जाता है और उन्हें वहां पर एक लाश मिलती है जो सीलिंग से लटक रही थी, और जेम्स का स्केच इसके शक्ल से हूबहू मैच कर रहा था। फॉरेंसिक से पता चला इस बंदे का नाम है विलियम क्लार्क। ये भी पिछले कई दिनों से गायब था और इसका क्रेडिट कार्ड भी लगातार यूज किया जा रहा है। पुलिस को इस होटल ओनर से क्लार्क का फोन बिल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है इस रूम से एक नंबर पे बार बार कॉल किया गया है, और ये नंबर है एक लेडी का जिसका नाम है रेबेका एशर, और ये मार्टिन की माँ है। मतलब मार्टिन मतलब वही लड़का जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इलियाना उनसे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है मार्टिन के बारे में, जो 19 साल पहले मर चुका है। असल में हुआ ये था उस एक्सीडेंट में मार्टिन नहीं मैट की मौत हुई थी, मगर पुलिस को लगा था ये लाश मार्टिन की है, क्योंकि मार्टिन ने उसका फेस स्मैश कर दिया था और आईडी कार्ड्स भी स्वैप कर दिया था। भले ही उसकी माँ कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं थी, मगर फिर भी उसी लाश को एज मार्टिन दफनाया गया था। रेबेका इलियाना से कुछ फैमिली सीक्रेट भी शेयर करती है। पता चलता है इस मार्टिन का और एक ट्विन ब्रदर भी था, रीस, जो ट्विन होने के बावजूद मार्टिन से बिल्कुल अलग था। ही वॉज स्मार्ट एंड लवेबल, जहाँ मार्टिन बचपन से ही थोड़ा सा अनसोशल था। क्लियरली रेबेका अपने बड़े बेटे को ही ज्यादा पसंद करती थी। जब वो लोग सिर्फ 14 साल के थे, एक दिन वो लोग बोटिंग कर रहे थे और मार्टिन पानी में गिर गया। उसे बचाना गया था रीस, मगर इवेंचुअली मार्टिन बच गया और रीस उस एक्सीडेंट में गुजर गया। इस एक्सीडेंट के बाद से रेबेका और मार्टिन के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था शायद रीस को मार्टिन ने ही मार डाला। इस एक्सीडेंट की वजह से मार्टिन भी काफी बदल चुका था। दिन ब दिन वो वायलेंट होता जा रहा था और उसे चोरी की लत भी लग गई थी। जब वो 16 साल का हुआ, एक दिन वो अपने माँ की सारी ज्वेलरीज लेकर भाग निकला। उसके बाद ही रेबेका को उस एक्सीडेंट के बारे में खबर मिली। ऑफिशियली उनके दोनों बेटे की ही मौत हो चुकी है, मगर उसने जो अपने आंखों से देखा वो कैसे झूठ हो सकता है। हमें पता चलता है बस कुछ ही दिन पहले रेबेका अपने बेटे को देखा था, मतलब मार्टिन को, यहाँ पर ही फेरी टर्मिनल पर। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी, मगर कोई उसके बातों पर बिलीव ही नहीं कर रहा था। भले ही 19 साल बीत चुके थे, भले ही उनका बेटा अलग अपीयरेंस में था, मगर एक माँ कैसे अपने बेटे को पहचानने में गलती कर सकती है। इलियाना भी उसके बातों से बिल्कुल श्योर हो चुकी थी मार्टिन सच में जिंदा है, मगर इस लेडी के बिहेवियर में कुछ तो अलग है, कुछ तो है जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है। मार्टिन के आइडेंटिटी के बारे में श्योर होने के लिए इलियाना 19 साल पहले जिस लाश को मार्टिन के नाम से दफनाया गया था उसे ग्रेव से निकाल कर एग्जामिन करने की ऑर्डर देती है, और उससे पता चलता है ये लाश तो मार्टिन की है ही नहीं, क्योंकि मार्टिन का इस एक्सीडेंट से पहले सिर्फ एक ही बार एक्सीडेंट हुआ था। वो चेयर से नीचे गिर गया था और उसका लेफ्ट रेडियस टूट गया था। इस लाश की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई है, शायद उस एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन उसका लेफ्ट रेडियस बिल्कुल इंटैक्ट है, which clearly proves ये मार्टिन एशर नहीं है। मतलब रेबेका सच कह रही थी। उनके सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि जब एक माँ कहती है उनका बेटा डेंजरस है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। उन्हें एक होटल में शिफ्ट किया जाता है और उनके घर में सर्च करने जाती है इलियाना, बट विदाउट परमिशन। सिर्फ एमिल जानता था इस मिशन के बारे में। पहले जब वो इस घर में आई थी उसे एक बुक केस को देखकर शक हुआ था। अभी वो इस बुक केस को हटाती है और अंदर उसे एक हिडन रूम मिलता है, जहाँ पर शायद सीक्रेटली मार्टिन रहता था या फिर रहता है। यहाँ पर कुछ पुतला था जिनकी हालत उसकी डिस्टर्ब्ड माइंड को क्लियरली दर्शाती है।
इलियाना पहले की तरह अपने साइकिक तरीके से इस जगह को फिल करने की कोशिश करती है, मगर उसी समय उस पर कोई हमला कर देता है। इलियाना अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, बट शी इज 100% श्योर ये ही मार्टिन है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, उसने हमला किया। अगर वो चाहता तो इलियाना को यहीं पर मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो होटल में वापस आती है और फोन पे बात करते समय अचानक से उसके हाथ से वो फोटोज नीचे गिर जाती है। जब वो उन्हें उठाने जाती है, वो नोटिस करती है ये फोटोज एक पैटर्न में है, स्टेप पैटर्न, जो क्लियरली इन लोगों के बीच एक कनेक्शन फॉर्म कर रहा था। इससे इलियाना को एक आइडिया मिलता है और वो तुरंत एमिल को कॉल करके ऑफिस जल्दी आने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले वो एमिल के साथ मिलकर मार्टिन के गायब होने के बाद से, मतलब 1983 से आज तक होने वाले उन मर्डर्स के बारे में पता करती है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। पता चलता है ऐसी 19 केसेस है जिसमें से ऑलमोस्ट 11 केसेस में एमओ सेम है। अभी इलियाना अपने डिस्कवरी के बारे में सबसे शेयर करती है। बाय नाउ शी इज एंटायरली श्योर ये सीरियल किलर, ये साइको और कोई नहीं, मार्टिन एशर है। उसने पहला खून किया था 16 साल की उम्र में अपने डेथ को फेक करने के लिए एंड मेनली मैट का आइडेंटिटी चुराने के लिए। तब से वो एक के बाद एक खून कर रहा है, सिर्फ आइडेंटिटी स्वैप के लिए, नथिंग एल्स। अगर हम रिसेंट केसेस को ही देखें तो हमें पता चलेगा उसने सबसे पहले हेनरी का खून किया था, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन साइट विक्टिम। उसका आइडेंटिटी चुरा कर वो खुद हेनरी बन गया और उसी की तरह जिंदगी जीने लगा। इवन उसने उसका टैक्स भी पे किया। कुछ दिन बाद वो अपना नया शिकार क्लार्क को ढूंढ लिया और वो क्लार्क बनकर मॉर्टिन का खून किया, मतलब दी पार्किंग लॉट विक्टिम। डिस्गाइज लेने में तो वो माहिर है, लेकिन इतना सब कुछ किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ही इज अ डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी। उसे हमेशा लगता था एज मार्टिन उसे कोई पसंद नहीं करता। इनफैक्ट हिज मदर हेट्स हिम। तो वो अपने आप से भागने लगा। नए लोगों का खून करके वो एक नई पहचान अडॉप्ट करता था। वो उनकी जिंदगी जीता था और शायद इसीलिए मौका मिलने पर भी उसने इलियाना का खून नहीं किया, क्योंकि उसकी लाइफ तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। फालतू में रिस्क क्यों लेना? पुलिस इतना सब कुछ कर रही थी, मगर साथ ही साथ वो लोग जेम्स को भी ट्रैक कर रहे थे। भले ही उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है, ही इज जस्ट अ रेगुलर गाय जिसे आर्ट के सिवा और कुछ नहीं आता, मगर फिर भी जब तक खून ही नहीं मिल जाता सभी पर शक किया जा सकता है। तो कुछ दिनों तक उसे भी फॉलो किया जाता है और ये उसे भी पता चल जाता है, क्योंकि वो इतना भी बुद्धू तो है नहीं। बट ही डजंट माइंड, क्योंकि उसे इलियाना पसंद आने लगी थी। एक दिन पुलिस को खबर मिलती है उसके गैलरी में रॉबरी हुई है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है चेकबुक और कुछ डॉक्यूमेंट्स के सिवा सब कुछ इंटैक्ट है। अजीब है। तभी इलियाना की नजर पड़ती है एक कागज पर जिस पर एक नाम लिखा था एंड द नेम वाज क्लार्क विलियम। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये नाम यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो एक विक्टिम का नाम है जो मर चुका है। मगर जेम्स कहता है कल रात ही इससे उसकी बात हुई है और वो एक पोटेंशियल बायर है। पुलिस समझ जाती है इस साइको किलर का अगला टारगेट है जेम्स, क्योंकि अब मॉर्टिन के बारे में पुलिस को तो पता चल चुकी है, तो वो उसका आइडेंटिटी अडॉप्ट तो नहीं कर पाया और अभी वो जेम्स का आइडेंटिटी चाहता है। लेकिन इस बार पुलिस भी रेडी है, तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो लोग इस प्लान में जेम्स को एक बेट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट डे जेम्स से वो एक क्लब में मिलने वाला था। जेम्स जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन विथ प्रिपरेशन। उसे एक ट्रैकर दिया जाता है और इस क्लब के अंदर और बाहर पुलिस रहने वाली है। जेम्स पहले तो राजी नहीं हो रहा था, मगर इलियाना के एक बार बोलने पर ही वो राजी हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ प्लान बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत देर तक वेट करने के बाद भी विलियम का कोई भी अता पता नहीं था। शायद बाकी विक्टिम्स की तरह उसने जेम्स पर भी नजर रखा था और उसे ऑलरेडी इस प्लान के बारे में पता चल चुका है। जेम्स घर वापस आ जाता है और वो इलियाना को ऑलमोस्ट प्रपोज करता है, जो इलियाना इग्नोर कर देती है। लेकिन उसके बाद से हमें पता चलता है असल में वो भी जेम्स के प्रति वीक हो चुकी थी, इसीलिए वो डायरेक्टर से इस केस को छोड़ने की बात करती है, मगर वो डायरेक्टर नहीं मानता। कुछ दिन बाद जेम्स के गैलरी में एक एग्जीबिशन चल रही थी। एमिल, जोसेफ और इलियाना भी वहां पर प्रेजेंट थे, क्योंकि विलियम के वहां पर आने का पॉसिबिलिटी था। और होता भी यही। इलियाना एक फ्रेंच आदमी को देखती है जो जेम्स को घूर रहा था और जेम्स भी उसे देखकर डर जाता है। जैसे ही वो लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, वो आदमी भागने लगता है। बहुत दूर तक भागने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली फिर से वो खून ही उनके हाथ से निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जेम्स का इस शहर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। उसने पहले भी इस खूनी को देखा था, भले ही अलग एटर में, मगर इस बार तो वो बिल्कुल सामने था।
अभी तक जेम्स जिंदा है मगर कब तक रह पाएगा कोई भी गारंटी नहीं है, तो उसे किसी दूसरे सिटी में ट्रांसफर होने की सलाह दी जाती है। जेम्स भी राजी हो जाता है और उसे सेफली ट्रांसफर करने का ड्यूटी था एमिल का। वो सुबह होते ही उसके घर पहुंच चुका था, मगर जब वो कुछ मिनट के लिए घर से बाहर निकला, उसी का फायदा लेकर विलियम फिर से जेम्स पर हमला कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज से जब एमिल घर के अंदर जाता है तो वो उसे शूट कर देता है और जेम्स को चोक करने लगता है। उस तरफ हम इलियाना को देखते हैं, उसे बहुत टेंशन हो रहा था तो वो भी एलिम के साथ जाने की डिसाइड करती है। लेकिन जब तक वो जेम्स के घर पहुंचती है तब तक एमिल की मौत हो चुकी थी और विलियम जेम्स को गन पॉइंट पे लेकर शहर से बाहर भाग रहा था। इलियाना उसे चेस करती है और हड़बड़ी में उस गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें विलियम बेहोश हो जाता है। इसी का फायदा लेकर जेम्स अपने आप को फ्री कर लेता है और उसी के बंदूक से उसे शूट कर देता है। बस कुछ ही मिनट के अंदर एक भयानक ब्लास्ट होता है। इलियाना जेम्स को तो बचा लेती है मगर विलियम की लाश जल जाती है। जेम्स भी वुंडेड हुआ था तो उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसके हाथ में स्टिचेस लगे थे मगर सभी उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में ही सही एक इतना डेंजरस आदमी का खात्मा किया था। इलियाना भी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी और अभी ये केस भी सॉल्व हो चुका था तो उनके बीच कोई रेगुलेशन भी नहीं है। तो इस बार इलियाना जेम्स को एक्सेप्ट कर लेती है और वो रात वो दोनों एक साथ स्पेंड करते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बाकी था मगर जोसेफ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, ये केस इतना जल्दी सॉल्व हो गया, शायद इसे वो हजम नहीं कर पा रहा था। हम उसे देखते होटल में आते हुए, उसे इलियाना से मिलना था लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड के कारण उसे लौटना पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग इलियाना जैसे ही उठती है वो अपने आप को लहूलुहान हालत में पाती है। जेम्स के शरीर से भी बहुत खून निकल रहा था। इलियाना बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे लगता है विलियम ने जेम्स का खून कर दिया है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है जेम्स बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कुछ स्टिचेस ओपन हो गया है और वहीं से खून निकल रहा है। इलियाना उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, फिर से स्टिचेस लगवाना होगा और उसका कुछ काम भी है। आज रेबेका आने वाली है आइडेंटिफिकेशन के लिए तो इलियाना को वहां पर जाना होगा। लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कम्प्लीटली बर्न, लेकिन रेबेका इस लाश की आंखें चेक करती है एंड शी सेड ये उनका बेटा नहीं है। सभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, वो लोग बिल्कुल श्योर है यही मार्टिन है लेकिन उन्होंने तो ठीक तरह से देखा ही नहीं। वो लेडी जाने लगती है तो इलियाना उसे वापस बुलाने जाती है मगर तब तक एलिवेटर का दरवाजा बंद हो चुका था। इलियाना सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है और हमें एलिवेटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिफ्ट के अंदर मिसेस एशर के लिए वेट कर रहा था उनका बेटा मार्टिन, जो और कोई नहीं जेम्स है। वो अपने माँ के ऊपर पार्शियलिटी का आरोप लगाता है और एक चाकू से लगातार उन्हें स्टैब करने लगता है। जब तक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, इलियाना वहां पर पहुंच चुकी थी मगर उसके सामने का नजारा देखकर वो इतना शॉक्ड हो चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसके सामने रेबेका की लाश थी और जेम्स था जो अपने माँ के सर को धड़ से अलग कर रहा था। अपने आप को संभालने के बाद इलियाना जोसेफ और डायरेक्टर को भी इन्फॉर्म करती है मगर तब तक जेम्स वहां से गायब हो चुका था। इलियाना को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है। पहले से ही वो खून उसके आंखों के सामने था लेकिन उसने कैसे नहीं देखा। जैसे कि उसे पता था मार्टिन ने हेनरी का खून करने के बाद विलियम का भी खून किया था मगर इसके बाद मार्टिन को मारने से पहले उसने विलियम बनकर ही जेम्स कॉस्टर नाम के और एक व्यक्ति का खून किया था जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली थी और इसके बारे में पुलिस को अभी तक नहीं पता चला था। जेम्स बनकर कुछ दिन रहने के बाद वो एक नए आइडेंटिटी की खोज में था और उस रात उसने मॉरिन का खून भी इसीलिए किया था मगर वो उसका आइडेंटिटी करप्ट कर पाई, इससे पहले ही वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी। इसीलिए उसने अपने लास्ट विक्टिम विलियम का स्केच बनाया। उसे पता था ये बंदा तो मर चुका है तो पुलिस को कोई लीड नहीं मिलने वाली, लेकिन जब उसने देखा पुलिस प्रोग्रेस कर रही है तो वो डर गया। उसे लगा इलियाना जरूर इस केस को क्रैक कर पाएगी, तो उसने एक नया प्लान बनाया जिससे वो बच जाए और उससे उसका फायदा भी हो जाए। उसने अपने आप को विक्टिम की तरह प्रेजेंट की। वो जिसे विलियम कह रहा था वो असल में एक चोर है जिसका नाम है क्रिस्टोफर, जिससे जेम्स पेंटिंग खरीदता था मगर उसने उसे पे नहीं किया था, इसीलिए क्रिस्टोफर उसके पीछे पड़ा था। उस दिन वो सिर्फ अपना पैसा लेने आया था मगर जेम्स ने उसे मार डाला और उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। इलियाना हार मान चुकी थी, शी वाज फीलिंग डिवास्टेटेड। इसी बीच मार्टिन उसे कॉल करता है अपनी जीत और उसकी हार जाहिर करने के लिए। इलियाना के पास सहन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। गलती तो उससे हुई है और इस गलती के वजह से पता नहीं और कितनी जाने जाएगी। इस कॉल को ट्रैक किया जाता है मगर मार्टिन तब तक अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है और उसे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम फिर से इलियाना से मिलते हैं 7 महीने बाद। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अभी वो प्रेग्नेंट भी है। यस, शी इज प्रेग्नेंट विथ मार्टिन्स बेबीज।
वो पेंसिल्वेनिया में एक छोटे से शहर में रहती है, किसी तरह से दिन गुजारा करती है। उसे लगा था उसके साथ जो कुछ बुरा होना था सब कुछ हो चुका और अभी फिर से फ्रेश शुरू करना है। मगर इसी बीच एक दिन मार्टिन फिर से उसके जीवन में वापस आ गया और इस बार वो इलियाना को मारने की कोशिश करता है। इलियाना के बेबी बम पर स्टैब भी करता है, मगर इलियाना उल्टा उसे ही स्टैब कर देती है। पता चलता है असल में इलियाना प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे पता था उसे वल्नरेबल देखकर मार्टिन जरूर उसके पास आएगा। फाइनली वो डायरेक्टर को इन्फॉर्म करती है और यहीं पर उसकी मिशन और ये फिल्म एंड हो जाती है। दिस फिल्म इज क्वाइट डिफरेंट। अलग तरह की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और इससे और एक बार साबित होता है किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज गाइस, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टाटा।